And Section 167A is charge of tax in the case of a firm. यहाँ पर फर्म के केस में स्पेसिफाई किया जा रहा है We are doing chapter 15 liability in special cases starting with 167A today in the afternoon of 21st July 2020 and we welcome you on behalf of the DTRTI Lucknow for this webinar. एक फर्म के केस में जो कि एक फर्म के रूप में असेसेबल है जो टैक्स चार्ज किया जाएगा उसके टोटल इनकम पे चार्ज किया जाएगा और वो उस रेट पे चार्ज किया जाएगा जो कि फाइनेंस एक्ट में स्पेसिफाइड होगा रेलेवेंट ईयर के जो फाइनेंस एक्ट है वो उसमें स्पेसिफाइड होगा यानी फर्म के लिए क्लियर किया जा रहा है कि जो रेट है वो फाइनेंस एक्ट में डिसाइड किया जाएगा और वो फर्म की टोटल इनकम पे फर्म के केस में टैक्स देना होगा चार्ज होगा उसके बाद आते हैं 167B 167B में चार्ज ऑफ टैक्स वेयर शेयर्स ऑफ मेंबर्स इन AOP और BOI इज अननोन जब भी इंडिविजुअल शेयर्स मेंबर्स के किसी भी AOP में या BOI में बशर्ते ये कि ये AOP या BI कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए या कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए या कोई सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो नहीं होनी चाहिए या किसी भी लॉ के तहत उस एक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग किसी भी लॉ के तहत भी वो नहीं होनी चाहिए जो लॉ फोर्स में हो किसी भी इंडिया के पार्ट में इन द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम जो इनकम का पूरी इनकम या उसके पार्ट में से जो शेयर है इंडिविजुअल शेयर आर इनडिटर्मिनेट और अननोन यानी वो जो शेयर्स हैं ऐसी एसोसिएशन या बॉडी के मेंबर्स के जो शेयर्स हैं वो इनडिटर्मिनेट हैं यानी कि वो तय नहीं किए जा सकते या अनजान है मतलब जिनको हम जानते नहीं हैं टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ द AOP और द BOI एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट जहाँ पर भी ऐसा स्थिति है जिसमें इंडिविजुअल मेंबर्स के जो शेयर्स हैं ये हमें मालूम नहीं है तो उस केस में जो टैक्स चार्ज होगा वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे चार्ज होगा provided that where the total income of any member of such association or body is chargeable to tax at a rate which is higher than the maximum marginal rate, tax shall be charged on the total income of the AOP at such higher rate. बशर्ते ये कि जहाँ पर कोई भी अगर मेंबर है एसोसिएशन का या बॉडी का और उसकी टोटल इनकम अगर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से और हायर रेट पे चार्ज हो रही है तो जो टैक्स है वो उस AOP या BOI का की भी टोटल इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो भी उस हायर रेट पे लगेगा यदि कोई भी एक मेंबर है उस एसोसिएशन या बॉडी का जिसकी इनकम जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ज़्यादा रेट पे टैक्स हो रही है तो इससे बात क्लियर होती है कि जहाँ पर शेयर्स क्लियर हैं डिटर्मिनेट हैं नोन हैं वहाँ पर ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लगेगा Where in the case of an AOP or BOI, as aforesaid, not being a case falling under subsection 1, जो केस subsection 1 में नहीं आता यानी जहाँ इंडिविजुअल शेयर्स मालूम है उस केस में क्या होगा The total income of any member thereof for the previous year, excluding his share from such association or body, exceeds the maximum amount
which is not chargeable to tax in the case of that member under the Finance Act of the relevant year. Tax shall be charged on the total income of the association or body at the maximum marginal rate. अगर किसी भी मेंबर की जो टोटल इनकम है उस प्रीवियस ईयर के लिए उसका जो शेयर है एसोसिएशन या बॉडी से उसको छोड़ के उसके अलावा जो टोटल इनकम है किसी भी मेंबर की, अगर वो टोटल इनकम जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल होता है उससे अधिक है, exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, in the case of that उस रेलेवेंट ईयर के फाइनेंस एक्ट के द्वारा जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल है उससे अगर ज़्यादा है किसी भी एक मेंबर की, तो टैक्स जो है टोटल इनकम पे एओपी या बीओआई के टोटल इनकम ऑफ द एओपी और द बीओआई तब मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे चार्ज होगा। यानी अगर इंडिविजुअल शेयर्स पता भी हैं तो भी ये देखना पड़ेगा यदि कोई ऐसा मेंबर है जिसके पास ऐसी इनकम है अपार्ट फ्रॉम दिस इनकम जो कि उसका जो शेयर है उस एओपी या बीओआई से उसके अलावा कोई उसके पास इनकम है जो कि नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है, अगर उससे ज़्यादा है तो जो बीओपी एओपी और बीओआई पे भी जो टैक्स लगेगा वो भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे लगेगा। और where any member or members thereof are or chargeable to tax at a rate or rates which is or are higher than the maximum marginal rate। अगर कोई भी मेंबर की इनकम जो है, अगर कोई भी मेंबर चार्जेबल हैं, एनी मेंबर आर चार्जेबल, ऐसे होना चाहिए, यानी इनकम ऑफ ए मेंबर इज चार्जेबल। कोई भी मेंबर चार्जेबल है टू टैक्स एक ऐसे रेट या रेट्स पे जो कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ज़्यादा है, तो टैक्स शैल बी चार्ज ऑन दैट पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द टोटल इनकम। तो टैक्स जो है उस पोर्शन पे चार्ज किया जाएगा टोटल इनकम के ऑफ द एओपी एंड बीओआई which is or are relatable to the share of such member or members at such higher rate or rates as the case may be। तो उस केस में क्या होगा कि जो टैक्स चार्ज किया जाएगा उतने पोर्शन पे एओपी या बीओआई की टोटल इनकम के जो कि ऐसे मेंबर के शेयर से रिलेटेबल है और वो उतने ही हायर रेट पे चार्ज किया जाएगा जिस हायर रेट पे उस मेंबर चार्ज किया जा रहा है, अगर वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ज़्यादा पे चार्ज किया जा रहा है। और जो बैलेंस है टोटल इनकम एओपी या बीओआई की, उसको फिर मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स किया जाएगा। यानी कोई भी अगर एक ऐसा मेंबर है जिसके ऊपर जो रेट लग रहा है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ज़्यादा का रेट लग रहा है, तो उसकी इनकम से रिलेटेबल जो इनकम हो रही है उसके शेयर से रिलेटेबल उसके शेयर से संबंधित जो इनकम हो रही है एओपी या बीओआई की, उसके ऊपर वो रेट लगेगा जो रेट उसके ऊपर लग रहा है जो कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ज़्यादा है। और बाकी जो टोटल इनकम है उस एओपी और बीओआई की, उस पे जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा। तो और वन में कहा गया था कि कोई भी मेंबर अगर उसके पास कोई भी ऐसी इनकम है जो कि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल से ज़्यादा अगर है तो भी फिर मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे एओपी या बीओआई को असेस किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पज से जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं मेंबर्स के ऑफ एन एओपी और द बीओआई in the whole or any part of the income of such association or body shall be deemed to be indeterminate or unknown। जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं मेंबर्स के वो मान लिए जाएंगे कि वो तय नहीं किए जा सकते या वो अननोन हैं if such shares are indeterminate or unknown on the date of formation of such association।
जब वो शेयर्स, जब वो भी एसोसिएशन या बॉडी जब बनी थी, तब वो अननोन थे, और एट एनी टाइम देयर आफ्टर, या उसके बाद भी कभी अननोन हो गए इन रिलेशन टू होल और एनी पार्ट ऑफ सच इनकम, तो बाद में भी कभी अननोन हो गए तो भी वो अननोन माने जाएंगे। जब हम कहते हैं कि कब हम ये कहें कि उनके जो शेयर्स हैं इनडिटर्मिनेट हैं या अननोन है, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि इस सेक्शन के पर्पस से कि जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं मेंबर्स के, उस इनकम में, उस एओपी या बीओआई की इनकम में, वो इनडिटर्मिनेट या अननोन मान लिए जाएंगे यदि वो जो शेयर्स हैं वो इनडिटर्मिनेट या अननोन थे जब वो बनी थी, या उसके बाद भी कभी अगर वो इनडिटर्मिनेट थे तो भी इनडिटर्मिनेट मान लिए जाएंगे। और इनडिटर्मिनेट होना वो तय होता है जब एक्सप्रेसली उसको लिखा जाए कि हाँ ये इनडिटर्मिनेट है। नहीं सॉरी, तब होता है जब जब किसी भी मेंबर के लिए ये खास तौर पे कहा गया हो कि उसका शेयर डिटर्मिनेट है, तब तो डिटर्मिनेट माना जाएगा, अदरवाइज इनडिटर्मिनेट ही माना जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था। 167 बी के बाद आते हैं 167 सी, और 167 सी में कहा जा रहा है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन लिक्विडेशन। अगर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिक्विडेशन में है, वो खत्म हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो उसके पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? Notwithstanding anything contained in the Limited Liability Partnership Act. Limited Liability Partnership Act लिखा हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लायबिलिटी को लिमिट करता है। किसी भी पार्टनर की, और जैसे कंपनीज में लायबिलिटी लिमिटेड होती है शेयर होल्डर्स की, लेकिन फर्म में सारे पार्टनर्स की बराबर और एक साथ लायबिलिटी रहती है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज को कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी कहा गया हो, where any tax due from a limited liability partnership in respect of income of any previous year, or from any person in respect of any income of any previous year, during which such other person was a limited liability partnership, cannot be recovered. जब कोई टैक्स रिकवर नहीं किया जा सकता जो कि ड्यू था एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से किसी भी प्रीवियस ईयर की इनकम के रिस्पेक्ट में, या किसी ऐसे व्यक्ति से, और फ्रॉम एनी अदर पर्सन किसी प्रीवियस ईयर की इनकम के रिस्पेक्ट में, जिसके दौरान, जिस प्रीवियस ईयर के दौरान वो जो अदर पर्सन था वो भी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी। अगर वो टैक्स रिकवर नहीं किया जा सकता है, इन सच केस एवरी पर्सन हु वाज अ पार्टनर ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसे केस में जो भी व्यक्ति पार्टनर था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का किसी भी वक्त, एट एनी टाइम, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के दौरान वो कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति पार्टनर था, एवरी पर्सन, पर्सन जो कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है पर्सन, जो भी पर्सन एक पार्टनर था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में किसी भी समय उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ सच टैक्स, ऐसे टैक्स के पेमेंट के लिए, अनलेस ही प्रूव्स, जब तक कि वो ये साबित नहीं कर देता that the non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty. जब तक वो ये साबित नहीं कर देता कि जो टैक्स की नॉन रिकवरी है वो उसके अपने निगलेक्ट पे, उसके मिसफीसेंस यानी गलत ढंग से उसने उस कार्य को किया, या कोई ड्यूटी का ब्रीच किया,
ऑन हिज पार्ट, यानी उसके पार्ट पे कोई निग्लेक्ट थी, कोई मिसफीसेंस थी, कोई ब्रीच थी, इनमें से कुछ भी नहीं था, जब वो उसको साबित करना पड़ेगा कि मेरी कोई निग्लेक्ट नहीं थी, मेरा कोई मिसफीसेंस नहीं था, मेरा कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं था, जब तक कि वो ये साबित नहीं कर देता, तब तक वो ऑन इज पार्ट इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो कह रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अफेयर्स में, उसके मामलों के रिलेशन में उसको ये कहना होगा, उसको ये साबित करना होगा इनफैक्ट कि उसकी कोई निगलेक्ट, मिसफीसेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं थी, उसने अपनी सारी कार्रवाई ठीक से की थी। जब वो ये साबित करेगा तभी वो जॉइंट एंड सेवरली लायबल नहीं होगा, अदरवाइज वो भी, ये प्रिजम्पशन है यहाँ पे, वो जॉइंटली सेवरली होगा। एंड फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, जो एक्सप्रेशन हम कह रहे हैं टैक्स ड्यू, जो एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, उसमें पेनल्टी, इंटरेस्ट या कोई भी राशि जो एक्ट के तहत पेएबल है, सारी राशियां उसमें शामिल है। तो अगर इसको दोबारा से एक बार पढ़ें सेंटेंस को, notwithstanding anything contained in the Limited Liability Partnership Act 2008, where any tax due from a limited liability partnership in respect of any income of any previous year, or from any other person in respect of any income of any previous year during which such other person was a limited liability partnership, cannot be recovered. तो जब कोई टैक्स जो ड्यू था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से किसी भी प्रीवियस ईयर की इनकम के लिए, या किसी और पर्सन से जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी, उससे भी रिकवर नहीं किया जा सकता टैक्स, तब हर पर्सन जो कि लिमिटेड लायबिलिटी का पार्टनर था किसी भी टाइम प्रीवियस ईयर के दौरान, उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के दौरान, वो जो है, यानी जिसके लिए असेसमेंट हुआ है, तो वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होगा बाकी सब पार्टनर्स के साथ, जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि जो नॉन रिकवरी है टैक्सेस की, वो उसकी निगलेक्ट या उसके मिसफीसेंस या उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से नहीं, जहां तक कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मामलों का सवाल है। ये हो गया 167C। नॉर्मली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये होता है कि कोई भी पार्टनर जो है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो इसलिए यहाँ पर भी जब टैक्स नहीं रिकवर किया जा सकता, सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर को ये साबित करना पड़ेगा कि टैक्स रिकवर नहीं किया जा सकता, वे जहां पर भी टैक्स ड्यू जो है वो रिकवर नहीं किया जा पा रहा, उस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अकाउंट से रिकवर नहीं कर पा रहे, वो भी पेमेंट नहीं कर रहा है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरफ से गलती हो रही है जिसकी वजह से वो टैक्स रिकवर नहीं हो रहा, तो सारे के सारे पार्टनर जो कभी भी पार्टनर थोड़े टाइम के लिए भी रहे हों, वो सब जॉइंटली और सेवरली लायबल हो जाते हैं, जब तक कि वो खुद ना साबित कर दें, और साबित कोई भी चीज एविडेंस से होती है, उनको साबित करना पड़ेगा कि मेरा कोई निगलेक्ट नहीं था, मेरी कोई गलत काम नहीं था, मैंने कोई ड्यूटी को ब्रीच नहीं किया, जहां तक कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मामलों का सवाल है। 167C के बाद आते हैं 168 पर। 168 है एग्जीक्यूटर्स, पार्ट ई ऑफ चैप्टर 15, executors, subject as hereinafter provided, of the estate of a deceased person shall be chargeable to tax in the hands of the executor. जो व्यक्ति मृतक हो चुका है उसकी एस्टेट से जो इनकम आ रही है वो चार्जेबल होगी एग्जीक्यूटर के हाथ में। इसके बाद जो प्रावधान है उसके अधीन, इफ देर इज ओनली वन एग्जीक्यूटर, यानी अगर एक एग्जीक्यूटर ही है, देन जैसे कि वही एग्जीक्यूटर एक इंडिविजुअल हो उस तरह से वो टैक्स होगा। अगर एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटर्स हैं, देन जैसे कि एग्जीक्यूटर्स एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, AOP है, उस तरह से इनकम चार्जेबल होगी। And for the purposes of this act, the executor shall be deemed to be a resident or non-resident, according as the deceased person was a resident or non-resident during the previous year in which his death took place.
उस एग्जीक्यूटर को इस आधार पर रेसिडेंट या नॉन रेजिडेंट माना जाएगा कि जो मृतक व्यक्ति था वो उस प्रीवियस ईयर में क्या रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था। जो मृतक व्यक्ति था उसको देख के एग्जीक्यूटर को रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। इस आधार पे नहीं माना जाएगा कि वो एग्जीक्यूटर नॉन रेजिडेंट था या रेजिडेंट था। नाउ 168(2) क्या कहता है? 168(2) कहता है द असेसमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड सेपरेटली फ्रॉम एनी असेसमेंट दैट मे बी मेड ऑन हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम। जो असेसमेंट एग्जीक्यूटर पे किया जाएगा इस सेक्शन के तहत, वो ऐसे किसी और असेसमेंट से अलग किया जाएगा, सेपरेटली किया जाएगा, जो कि उसकी अपनी इनकम पे किया जाएगा। यानी दो अलग अलग असेसमेंट किए जाएंगे। एक असेसमेंट होगा उसकी अपनी इनकम पे और एक होगा असेसमेंट, सेपरेट असेसमेंट एग्जीक्यूटर पे एज इन हिज कैपेसिटी एज एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पर्सन। और 3 है सेपरेट असेसमेंट शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन ऑन द टोटल इनकम ऑफ ईच कंप्लीट प्रीवियस ईयर और पार्ट देयरऑफ as is included in the period from the date of the death to the date of complete distribution to the beneficiaries of the estate according to their several interests। अलग अलग असेसमेंट किए जाएंगे इस सेक्शन के तहत हर कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम के लिए, यानी हर प्रीवियस ईयर के लिए अलग अलग असेसमेंट किए जाएंगे। या अगर एक पार्ट का भी, एक पार्ट में भी प्रीवियस ईयर है उसका भी एक अलग असेसमेंट किया जाएगा। जो इंक्लूडेड है, जो शामिल है उस पीरियड में जो शुरू होता है मृत्यु की तारीख से और उस तारीख तक जाता है जब पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था बेनिफिशियरीज को एस्टेट का। तो एग्जीक्यूटर का काम ही है ये कि मृत्यु के बाद वो एस्टेट को जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लीगल बेनिफिशियरीज हैं, उनको वो दे देगा या प्रोवाइड करा देगा। तो जिस तारीख में मृत्यु हुई थी और जिस तारीख में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एस्टेट का, रियासत का, उस मृतक व्यक्ति की बेनिफिशरीज को बांट दी गई, उस समय के अंतराल के बीच में जितने भी साल आ रहे हैं उस हर प्रीवियस ईयर का एक अलग असेसमेंट किया जाएगा। जब भी जो बेनिफिशरीज को का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से, सेवरल इंटरेस्ट हैं, उनके जो अलग अलग इंटरेस्ट हैं उनके हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन उनको होता है इनकम का, उस तारीख तक जो भी प्रीवियस ईयर्स हैं उन प्रीवियस ईयर्स पे डिसीज पर्सन पे असेसमेंट किया जाएगा। लेकिन वो असेसमेंट एक्चुअली होगा एग्जीक्यूटर पे, इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटर, और वो एग्जीक्यूटर इंडिविजुअल माना जाएगा। अगर एक ही एग्जीक्यूटर है, अगर एक से ज़्यादा है तो वो एओपी मान के उसका असेसमेंट किया जाएगा। और इस सेक्शन में एग्जीक्यूटर में शामिल हैं एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासनकर्ता या दूसरा व्यक्ति जो कि डिसीज पर्सन की एस्टेट को एडमिनिस्टर कर रहा, तो वो एग्जीक्यूटर की एक तरह से डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूटर पर किस तरह से असेसमेंट होता है डिसीज पर्सन के, वो 168 में लिखा है। उसके बाद 169 में कहा जा रहा है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 162 shall so far as may be apply in the case of an executor in respect of tax paid or payable by him as they apply in the case of a representative assessor। सेक्शन 162 के प्रावधान भी उसी तरह से अप्लाई करेंगे, जिसको कहते हैं राइट ऑफ एग्जीक्यूटर टू रिकवर द टैक्स पेड। जैसे रिप्रेजेंटेटिव राइट का राइट था 162 में कि जो भी वो टैक्स पे करता है वो स्टेट से रिकवर कर सकता है, सेम प्रावधान हूबहू सेक्शन 162 के प्रावधान अप्लाई करेंगे एग्जीक्यूटर के केस में भी, जो भी टैक्स पेड या पेएबल है उसके द्वारा, जैसे वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी को अप्लाई कर रहे थे। तो इन प्रावधानों को समझने के लिए हमको केवल 162 को पढ़ना होगा।
तो 162 को पढ़ के हम समझ जाएंगे जहां भी रिप्रेजेंटेटिव असेसी वर्ड लिखा हुआ है वहां पे ये मान लेंगे कि एग्जीक्यूटर वर्ड लिखा हुआ है। 162 में कहा जा रहा है कि हर रिप्रेजेंटेटिव असेसी, और मैं एग्जीक्यूटर बोलता जाऊंगा बजाय इसके कि मैं रिप्रेजेंटेटिव असेसी बोलूं, मैं बार बार एग्जीक्यूटर शब्द का यहां इस्तेमाल करूं। हर एग्जीक्यूटर जो कोई भी राशि पे करता है इस एक्ट में, वो इस बात के लिए एंटाइटल्ड है कि वो रिकवर कर सकता है जो राशि उसने उस प्रकार से पे की थी, उस पर्सन से रिकवर कर सकता है जिसके बिहाफ पे वो पे की गई थी, और टू रिटेन, या वो एंटाइटल्ड है कि वो रिटेन करे कोई भी पैसा उसके पास जो उसके पोजेशन में, या जो आएगा उसके पोजेशन, उसकी अपने एग्जीक्यूटर की कैपेसिटी है, उसको रिटेन करने का भी उसके पास पावर है। कितनी राशि रिटेन करने का? एन अमाउंट विच इज इक्वल टू द सम जो उसने पे किया था। सम पेबल नहीं है, जो पे कर दिया वही वो रिटेन या रिकवर कर सकता है। उसके बाद कोई भी एग्जीक्यूटर या कोई पर्सन जो ये डरता है, एप्रीहेंड करता है कि वो एक एग्जीक्यूटर के रूप में असेस हो जाएगा, तो वो रिटेन कर सकता है मनी पेबल में से जो पैसे उसके द्वारा पे किया जाना है उस डिसीज पर्सन या उसके रिप्रेजेंटेटिव को, या उसका जो भी उसका उससे जो ग्रहण कर रहा है, जो इनहेर कर रहा है मनी को। तो जो मनी पेबल है उसके द्वारा, एग्जीक्यूटर के द्वारा डिसीज पर्सन या उसके जो ग्रहणकर्ता को, उसमें से वो रिटेन कर लेगा वो राशि जो कि अनुमानतः उसकी लायबिलिटी के बराबर है अंडर दिस चैप्टर। और अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है उस व्यक्ति के बीच में और एग्जीक्यूटर के बीच में कि कितनी राशि रिटेन की जानी है, तो उस केस में जो एग्जीक्यूटर है या वो जो पर्सन है, दूसरा पर्सन, वो प्राप्त कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट जिसमें ये स्टेट किया गया रहा होगा कि कितना अमाउंट रिटेन किया जाएगा फाइनल सेटलमेंट के को पेंडिंग होते हुए लायबिलिटी के। और इस प्रकार से जो सर्टिफिकेट जाता है वो उसका वारंट होगा रिटेन करने के लिए उतनी राशि। और 162(3) में कहा गया है कि जो अमाउंट रिकवरेबल था उस एग्जीक्यूटर से या उस पर्सन से फाइनल सेटलमेंट के टाइम, यानी जब फाइनल सेटलमेंट होता है लायबिलिटी, shall not exceed the amount specified in such certificate, वो उस सर्टिफिकेट से ज़्यादा राशि नहीं होनी चाहिए, except to the extent to which such representative assessee or person may at such time have in his hands additional assets। अगर उसके पास कोई एडिशनल एसेट्स हैं, जब एडिशनल एसेट्स को बेच चुका है, खत्म कर चुका है, उसके बाद उससे उस सर्टिफिकेट से ज़्यादा की राशि नहीं ली जा सकती, ये उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ। तो इस तरह से 169 के प्रावधान 162 की तरह ही पढ़े जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम 170 को। 170 is succession to business otherwise than on death। कभी कभी ऐसा होता है मृत्यु नहीं होती और कोई दूसरा व्यक्ति बिजनेस में सक्सीड करके आ जाता है। Where a person carrying on any business or profession, जब भी एक पर्सन जो कि एक बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है, जिसको हम कहेंगे predecessor, such person hereinafter in this section being referred to as the predecessor। तो जब भी कोई पहले वाला व्यक्ति predecessor है जो बिजनेस प्रोफेशन चला रहा है, has been succeeded therein, उसको सक्सीड कर दिया गया उसमें किसी और पर्सन के द्वारा, by any other person, जिसको हम सक्सेसर कहेंगे, जो उस बिजनेस या प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहा है और चलाया जा रहा है, कंटिन्यू टू कैरी ऑन दैट बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो प्रीडेसेसर है, जो पहले वाला व्यक्ति है, वो असेस किया जाएगा उस इनकम के रिस्पेक्ट में प्रीवियस ईयर की जिसमें सक्सेशन हुआ था, उसको अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन
अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन उसको एक्सेस किया जाएगा, और आफ्टर द डेट ऑफ सक्सेशन सक्सेसर को एक्सेस किया जाएगा। उसके बाद नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, जब भी प्रेडेसेसर कैन नॉट बी फाउंड, पाया नहीं जा रहा, पाया नहीं जा सकता, हो गया है प्रेडेसेसर, तो जो असेसमेंट है इनकम का ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें कि सक्सेशन हुआ था, अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन का जो असेसमेंट है एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग दैट ईयर, और उसके पिछले प्रीसीडिंग ईयर का, उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर का जो असेसमेंट है, शैल बी मेड ऑन द सक्सेसर, उसको सक्सेसर पे करना होगा, इन लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इट वुड हैव बीन मेड ऑन द प्रेडेसेसर, जैसे उसी तरीके से और उसी हद तक जो कि प्रेडेसेसर पे होता। एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल सो फार एज मे बी अप्लाई, और एक्ट, इस एक्ट के जितने प्रावधान हैं वो उसके अनुसार अप्लाई कर जाएंगे। और ये तब है जब प्रेडेसेसर पाया नहीं जा रहा, प्रेडेसेसर गायब हो गया, तो ऐसे मिसचिफ को रोकने के लिए कि प्रेडेसेसर पकड़ में ही नहीं आ रहा, वहां चला गया, तो उस केस में जो असेसमेंट, अगर प्रेडेसेसर कैन नॉट बी फाउंड, असेसिंग ऑफिसर हैज टू कंक्लूड दिस, प्रेडेसेसर को ढूंढने की कोशिश की, वो मिला नहीं है, ही कैन नॉट बी फाउंड, तो अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन का भी जो असेसमेंट है उस केस में सक्सेसर पर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि प्रेडेसेसर कैन नॉट बी फाउंड। और उसके बाद जब कोई भी राशि दे है इस सेक्शन में, ऐसी इनकम के रिस्पेक्ट में, ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम के रिस्पेक्ट में प्रीवियस ईयर के लिए जिसमें सक्सेशन हुआ था, उस ईयर के लिए कोई भी राशि अगर दे है अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन, उस इनकम पे जो कि डेट ऑफ सक्सेशन तक की इनकम है, या उस प्रीवियस ईयर के लिए जो उससे पहले साल क्या था, जो कि प्रेडेसेसर पे असेस हुई है, और वो राशि रिकवर नहीं की जा सकती है उस प्रेडेसेसर से, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो एक फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा टू दैट इफेक्ट कि भाई ये राशि प्रेडेसेसर से कलेक्ट नहीं की जा सकती, रिकवर नहीं की जा सकती। असेसिंग ऑफिसर शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट एंड द सम पेएबल बाय द प्रेडेसेसर, और कितनी राशि प्रेडेसेसर के द्वारा पेएबल है, जो भी राशि प्रेडेसेसर के द्वारा पेएबल थी, उसके बाद उस फाइंडिंग को रिकॉर्ड करने के बाद अब वो पेएबल हो जाएगी या रिकवरेबल हो जाएगी सक्सेसर से। क्या फाइंडिंग रिकॉर्ड करनी है कि वो जो राशि थी टैक्स पेएबल कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रेडेसेसर, वो था पहले था कि कैन नॉट बी फाउंड, तो सक्सेसर पे असेसमेंट हो जाएगा। अगर राशि नहीं रिकवर की जा सकती उससे, वो फाइंडिंग आ जाएगी, तो जो राशि नहीं रिकवर की जा सकती तो सक्सेसर से रिकवर की जा सकती है उसके बाद। और उस केस में जहां वो सक्सेसर से रिकवर की जाती है, तो सक्सेसर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रेडेसेसर, सक्सेसर को भी हक होगा कि वो प्रेडेसेसर से रिकवर कर लेगा कोई भी ऐसी राशि जो कि इस प्रकार से पे की गई। एंड वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कैरिड ऑन बाय HUF, जहां पर कोई बिजनेस और प्रोफेशन HUF चला रही है, उस बिजनेस को सक्सीड कर दिया जाता है, एंड साइमल्टेनियसली with the succession or after the succession there has been a partition, और वो बिजनेस सक्सीड कर दिया था किसी और के द्वारा, पहले वो HUF चला रही थी, HUF उस बिजनेस से प्रोफेशन को चला रही थी, लेकिन वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में कोई और आ गया, किसी और ने कोई और सक्सीड कर गया उस बिजनेस एंड प्रोफेशन को, और उसके साथ साथ ही, ऐसे होने के साथ साथ जो सक्सेसर है and succeed to, and simultaneously with the succession, और सक्सेशन के साथ साथ ये हुआ, या सक्सेशन के बाद ही तुरंत बाद, कि एक पार्टीशन हो गया जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का। तो जैसे पार्टीशन हो गया जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का बिटवीन द मेंबर्स और द ग्रुप्स ऑफ द मेंबर्स, तो जो टैक्स ड्यू है
इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन जो सक्सीड हो गया था अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन का जो टैक्स था वो असेस किया जाएगा और रिकवर किया जाएगा जैसे 171 में, यानी जो HUF का जैसे असेस होता है, बट विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन को प्रेजुडिस ना करते हुए, यानी ये सेक्शन जो है उसको किसी भी तरह से प्रतिकूलता ना देते हुए जो सक्सेशन से पहले का जो असेसमेंट है वो 171 के अनुसार किया जाएगा। और जब हम कहते हैं प्रतिकूलता ना देते हुए, इसका मतलब ये कि अगर वो सक्सेशन से पहले के लोग नहीं पाए जाते हैं, कैन नॉट बी फाउंड, या उनसे टैक्स रिकवर नहीं किया जा सकता, तो उस केस में वो सक्सेसर से भी रिकवर किया जा सकता है, यानी कि 170 के प्रावधान वैलिड रहेंगे। हालांकि जो अप टू द सक्सेशन है उस टाइम तक का जो असेसमेंट और रिकवरी है वैसे तो 171 से होगी, लेकिन इस सेक्शन के प्रावधान प्रेजुडिस नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर वो नहीं पाए जा सकते हैं या रिकवरी नहीं हो सकती है HUF के मेंबर से, तो वो रिकवरी सक्सेसर से भी हो सकती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 के प्रावधान और उसमें हम पहुंच गए 170 तक, और इसके साथ यहाँ पर हम इस सेशन को विराम देते हैं। वी विल कंटिन्यू विद सेक्शन 171 टुमारो मॉर्निंग, और आप लोग भी इसको, आपके पास समय मिल रहा है तो यू कैन रिवाइज दिस ऑल्सो, so that if there are any doubts that can be also clarified. So we come to the end of this session right now.